हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 7 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 8 दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। सबसे पहले लेंगे हम लर्निंग आउटकम्स के पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ के चलनी है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, स्लो एंड फास्ट, स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपसे एक एक्टिविटी करने को बोला है कि अपने आसपास देखो और ऐसी 5 चीजें आपको लिखनी है जो रेगुलर पीरियड के बाद होती है। जैसे कि एक फिक्स टाइम पे आपके स्कूल की बेल रिंग करती है, ऐसी आपने 4 चीजें और यहाँ पे मेंशन करनी है। नाउ इन स्पोर्ट्स इवेंट्स द रोल ऑफ प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट इज वाइटल, particularly in sprint races where even the smallest fraction of a second can decide the outcome। आपने स्पोर्ट्स में ये देखा होगा कि छोटी से छोटी पार्ट भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको रिजल्ट बताना है, हु इज द विनर, हु इज द लूजर। तो इसके लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए टाइम की। अब वो चाहे सेकंड्स के भी मिली पार्ट्स आपको डिसाइड करने हो, और खास तौर पे जो स्प्रिंट रेसेस होती है 100 मीटर्स की एंड ऑल। At school and local competitions, stopwatches and other simple devices are often used, whereas major athlete events rely on advanced electronic system for accuracy। Schools में या local competitions में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टॉप वॉच यूज कर लेते हैं या फिर दूसरी डिवाइसेस यूज कर लेते हैं अपने टाइम को मेजर करने के लिए कि किसने रेस कितने टाइम में फिनिश करी या जो भी हमारा टाइम गेम का है। लेकिन जो हमारे एथलीट्स के कंपटीशन होते हैं बड़े लेवल्स पे, वहां पे बहुत हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज की जाती है ताकि टाइम की आपको एकदम एक्यूरेसी मिले। इन अर्लियर टाइम्स हाउएवर people depended on basic tools such as sundials and water clocks to keep track of the time, marking the beginning of humanity's efforts to measure it। अब पहले के टाइम पे लोगों के पास क्लॉक्स नहीं थी, स्मार्ट वॉच नहीं थी, स्टॉप वॉच नहीं थी, इतनी इस एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, उन लोगों के पास उन्होंने जो सबसे पहले इन्वेंशन की थी वो की थी सनडाइल्स की और वाटर क्लॉक्स की। वो इन्हीं को यूज करके अपना टाइम मेजर करते थे। टुडे timekeeping has become an inseparable part of daily living, from the large public clocks seen on the towers and railway stations to the wristwatches and mobile phones, devices are found everywhere। आज के टाइम में टाइम कीपिंग, टाइम नोट करना एक ऐसा पार्ट हो गया कि जिसको हम अपनी लाइफ से सेपरेट कर ही नहीं सकते। अब आप चाहे पब्लिक एरियाज में बड़ी बड़ी पब्लिक क्लॉक्स देख लो, या फिर आप हर इंसान के पास मोबाइल फोन है, वहां आपकी वॉचेज होती है, उसमें आपको टाइम की पूरी डिटेल मिल रही होती है। लोग रिस्ट वॉच पहन के चलते हैं, स्मार्ट वॉच पहन के चलते हैं। तो टाइम को नोट करना, टाइम के हिसाब से चलना एक इनसेपरेबल पार्ट हो गया हमारी डेली लाइफ का। Specially design clocks and braille marking or audio announcements help individuals with the visual challenges। इवन जो लोग हैंडीकैप्स हैं या विजुअली चैलेंज्ड पीपल है, उन लोगों के लिए भी अलग अलग सिस्टम्स आ गए हैं टाइम को पता करने के, जैसे कि ब्रेल मार्किंग्स होता है, ऑडियो अनाउंसमेंट्स होती हैं, या फिर स्पेशली डिजाइन क्लॉक्स हैं। दिस शिफ्ट फ्रॉम सिंपल एंशिएंट टूल्स टू प्रिसाइज एंड एक्सेसिबल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट shows the remarkable progress made in measuring time। और ये शिफ्ट कि पहले लोग कैसे टाइम मेजर करते थे और आज कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ये हमें दिखाता है कि लोग कितना प्रिसाइज है टाइम नोट करने के लिए, एक्यूरेसी को लेकर के। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब हमें टाइम का मेजरमेंट समझना है। Human curiosity about time is centuries old। People notice that certain natural events occur again and again in a fixed sequence, sunrise and sunset, the regular phases of moon and the changing of seasons। These reoccurring patterns gave the earliest human a way to begin recording and measuring time। देखो, इंसान जिज्ञासु तो है, उसके अंदर अलग अलग चीजों की जिज्ञासा तो चलती रहती है, बट जैसे पहले के लोगों ने नोटिस किया कि भाई एक चीज ना रिपीट मोड पे हो रही है, वो भी फिक्स टाइम के बाद, सूरज उगेगा, फिर दिन ढलेगा, फिर रात होगी, ऐसे ही फिक्स टाइम के बाद चांद के अलग अलग फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। कभी आपको कंप्लीट मून मिलेगा, कभी आपको हाफ मून मिलेगा, कभी आपको नो मून नाइट देखने को मिलेगी। तो लोगों ने देखा कि ये चीजें जो रियकर हो रही है फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, यहाँ से उनको आइडिया हुआ कि हमें टाइम को मेजर करना चाहिए, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, हम समय का अंदाजा लगा सकते हैं। In the beginning, people created calendars to keep track of longer intervals like days and seasons marked by sunrise and sunset। पहले तो लोगों ने कैलेंडर बनाए, क्यों, जो लंबी टाइम की अवधि है, समय की अवधि है कि लाइक
अभी आपका एक दिन, फिर एक महीना, एक साल, इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए तो उन लोगों ने कैलेंडर्स बनाए। ग्रेजुअली द नीड अराउज टू मेजर शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम विद इन अ डे। फिर उनको ये एहसास हुआ कि हमें छोटे छोटे टाइम पीरियड को भी नोट करना है, लाइक आवर्स, मिनट्स, ठीक है। देन मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम। अब पुराने समय में टाइम को कैसे मेजर किया जाता था? इन एंशिएंट टाइम व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स, द टाइम वाज मेजर्ड बेस्ड ऑन द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज। पहले जब कुछ था ही नहीं टेक्नोलॉजी ऐसी कि आप समय को नाप सको, मेजर कर सको, तो लोग हेवनली बॉडीज की मूवमेंट में टाइम को देखते थे। हेवनली बॉडीज जैसे कि हमारा सन, मून, इनको देख के ही वो समय का अंदाजा लगाते थे। Some natural events which repeated regularly after a fixed time intervals were used to measure the time। और जो चीजें बिल्कुल फिक्स इंटरवल के साथ हो रही थी, वो भी रिपीटेड मोड पे, उनको देख करके, उनको यूज कर करके हमने टाइम को मेजर करना शुरू किया। These natural periodic events which used to occur during early time included the occurrence of full moon and sunrise. Day and night occurs based on the rotation of earth. Months occur based on the revolution of moon around the earth, while year occurs based on the revolution of earth around the sun। तो इन्होंने धीरे धीरे चीजों को मेजर करना कैसे शुरू किया? जैसे आपको टाइम का अंदाजा लगाना है तो आप फुल मून से या फिर सनराइज से लगाओगे कि अभी सुबह का क्या टाइम हो रहा है या रात को क्या टाइम हो रहा है। अगर आपको दिन रात का अंदाजा लगाना है तो आप अर्थ की रोटेशन से देखोगे, या फिर आपको मंथ्स देखने हैं तो आप हमारे मून की रोटेशन से देखोगे कि मून ने अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर ली क्या अर्थ के चारों तरफ। और अगर आपको महीनों का और सालों का अंदाजा लगाना है तो फिर आप अर्थ की रिवॉल्यूशन चेक करोगे सन के अराउंड। The duration from one full moon to the next was called a month। एक फुल मून से अगले फुल मून तक का टाइम एक महीना बोले जाने लगा, यानी 1 month। The duration from one sunrise to the next was called a day। और एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय का टाइम हमारा दिन कहलाने लगा। Over time, instruments were created to measure time such as the sun clock, sundials and water clock। और धीरे धीरे फिर लोगों ने क्लॉक्स बना ली, कौन कौन सी? सनडाइल्स या फिर सैंड क्लॉक्स या फिर वाटर क्लॉक्स। नाउ सनडाइल, सनडाइल क्या है? देखो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। द सनडाइल वाज डिजाइन्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शैडो फॉर्मेशन ड्यू टू द सनलाइट विच वेरीज विद द पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई। सूर्य की जो किरणें हमारे तक आती है, जो सनलाइट हम तक आती है, उसकी हिसाब से जो हमारी शैडो क्रिएट होती है उसको मेजर करके हमें सनडाइल से टाइम पता चलता था। कैसे? The main drawback of using sundial is that they can only be used in the presence of sunlight, not at the night or the cloudy or rainy days। अब जैसे जैसे सन यहाँ से हमारे होराइजन से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे वो हमारे टॉप पे आता है, हेड पे, और उसके बाद वो सनसेट होता है। तो जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती थी, शैडो बड़ी या छोटी बनती थी, उस हिसाब से हम टाइम को मेजर करते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये हम सिर्फ सनलाइट में यूज कर सकते हैं। किसी क्लाउडी डे पे, रेनी डे पे या फिर रात में हम सनडाइल को यूज नहीं कर सकते। नाउ वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। होती क्या थी? अ वाटर क्लॉक इज अ टाइम कीपिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्ड और आउटवर्ड रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर। पानी के अंदर आने का और बाहर जाने के फ्लो को देख करके ये हमें टाइम बताती थी। इन द इनवर्ड रेगुलेटेड फ्लो मेथड अ बाउल मार्क विद लाइंस इज फिल्ड विद वाटर। इनवर्ड रेगुलेटेड मेथड में क्या था कि एक बाउल था इसके अंदर, ये वाला, और इसमें मार्क किया हुआ था आपने टाइम, मतलब आपने कुछ पीरियड्स मार्क करके बना रखे थे। The flow of water is controlled and the lines are marked to track the flow of water which indicate the time। अब फ्लो भी कंट्रोल है कि इतने टाइम में इतना ही पानी फ्लो करेगा और आपके टाइम भी वहां पे नोट किया हुआ है। अब जितना हिसाब से पानी उसमें आएगा उस हिसाब से वो आपको टाइम बताता चलेगा। नाउ आवर ग्लास। आवर ग्लास कुछ इस तरीके से होता है। एंड आवर ग्लास kept track of time using sand trickling from one glass chamber to the other। अब यहाँ से धीरे धीरे रेत फिसलना शुरू होगा और एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने में जितना टाइम लगता है वो टाइम आपको आवर ग्लास बताती है। नॉर्मली ये 1 hour का टाइम लेता है। The duration was decided by how much sand was filled inside the width of the narrow passage between the bulbs। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसमें आपने कितनी सैंड डाली है, दूसरा इनके बीच में स्पेस कितना है, नैरो पैसेज क्या है कि एक तरफ से दूसरी तरफ ये चैम्बर में पास ऑन हो सके। नाउ द कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक कुछ इस तरीके से नजर आती है बेटा। अ कैंडल क्लॉक वाज सिंपली अ कैंडल with marking along its length
as the wax melted and the candle shortened, each mark indicated the passage of a certain amount of time. अब इस कैंडल पे ना मार्क किया हुआ है चीजें, लाइक आप अपने टाइम के हिसाब से जो भी उन्होंने टाइम देखा होगा कि अभी हमारे 12 बजेंगे, अभी हमारे 3 बजेंगे, 6 बजेंगे, इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है। जैसे जैसे कैंडल मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे वो टाइम लाइन भी कम होती जाएगी और वो फाइनली आपको बताएगी कि अब मान लो यहाँ तक आके आपको कैंडल रुक गई, तो वो आपको इस मार्किंग के हिसाब से पता चलेगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी टू मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक एंड मेजर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब आपको सिंपल वाटर क्लॉक बनानी है। करना क्या है, एक बोतल लेंगे 1-2 लीटर की, एक सीजर लेंगे या फिर नाइफ लेंगे, पेन और नेल्स लेंगे, पानी लेंगे और मार्कर पेन लेंगे। आपको प्लास्टिक की बोतल को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर लेना है और जो अपर हाफ है उसके जो कैप है उसमें होल करना है। होल करने के बाद आपने क्या करना है, फिल द अपर पार्ट विद वाटर। अपने अपर पार्ट को आप पानी से फिल कर लोगे, उसको फिर हमारे लोअर पार्ट के ऊपर ऐसे रखोगे। अब उसमें पानी फिल कर लिया तो वो होल के जरिए धीरे धीरे उसमें निकल रहा होगा। नाउ वाटर विल ड्रिप स्लोली फ्रॉम द अपर हाफ इनटू द लोअर पार्ट थ्रू द होल। अब धीरे धीरे जो आपकी अपर हाफ थी बोतल की, उसके होल में से पानी आना शुरू हो जाएगा। कहाँ, जो आपका लोअर पार्ट है बोतल का। विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर ड्रॉ अ लाइन ईच टाइम द वाटर लेवल इन द लोअर हाफ राइज बाय अ फिक्स अमाउंट। अब आपने लोअर बॉटल पे कुछ मार्क्स बना लेने हैं मार्कर से और फिक्स अमाउंट कि 1 ml या 5 ml या 10 ml, उसके हिसाब से आपने मार्क्स बना लेने हैं। और आपको टाइम नोट करना है कि हर बार फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर के लिए आप कितना, मतलब आपकी बॉटल कितना टाइम ले रही है। इस हिसाब से आप एक वाटर क्लॉक तैयार कर पाओगे। नाउ स्लो एंड फास्ट। Objects may travel fast or slow if an object cover a larger distance in a fixed interval of time than some others object, it is called faster and the other object is called slower। देखो कोई भी चीज या तो तेज हो सकती है या स्लो हो सकती है, यानी धीमी गति से। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, मान लो आपने एक लार्ज डिस्टेंस ले लिया, उसका एक फिक्स इंटरवल कर दिया कि मान लो आपको 200 किलोमीटर्स 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में ट्रैवल करना ही करना है। अब उसके हिसाब से जो भी आपकी स्पीड होगी वो डिसाइड की जाएगी कि आप उस टाइम से ज्यादा तेज जल्दी कर पा रहे हो कवर तो आप फास्ट हो, अगर आप दिए गए टाइम से कम कवर कर रहे हो तो आप स्लो हो। We can also conclude that an object is moving faster with respect to other object if it covers a fixed distance in shorter period of time than the other object। और वही आपने कितनी जल्दी उसको कवर किया या कितनी धीरे से कवर किया, उसी बेस पे आपकी स्पीड को डिसाइड किया जाएगा whether you are fast or you are slow। अब स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट ऑफ टाइम। द एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करते हो ये आपकी स्पीड होती है, यानी आपने दिया गया डिस्टेंस कितने टाइम पीरियड में कवर किया, अगर हम उन दोनों का रेशियो निकालें, उनको डिवाइड कर दे तो वो आपकी स्पीड होगी। और स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस मीटर्स में कवर की जाती है और टाइम सेकेंड्स में। तो आपकी एसआई यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड। इट इज डिनोटेड एज मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। हम इसको ऐसे लिखते हैं, मीटर अपॉन में सेकेंड। अगर अब यहाँ पे मीटर की पावर भी 1 है और सेकेंड की पावर भी 1 है, बट अगर आपको सेकेंड ऊपर लेके जाना है, आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना, तो इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, इसलिए इसको मीटर सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। दिस माइनस इज कॉल्ड इनवर्स। ओके बेटा, आपको ये रीड करना आना चाहिए अच्छे से। नाउ स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, नाउ मूविंग अहेड, देयर इज एन एक्टिविटी क्लासिफिकेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट मोशन ऑफ वेरियस बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू वन एंड अनदर। आपको यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स दी गई हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी फास्ट मूविंग है और कौन सी स्लो मूविंग है। जैसे कि एरोप्लेन, ट्रेन, बस, बाइसाइकिल, डॉल्फिन, एलिफेंट्स, ये सब में से आपको उनकी स्पीड का अंदाजा लगाना है। जैसे एरोप्लेन तो ऑब्वियसली फास्ट मूविंग में आएगा, वहीं स्नेल है, स्नेल बहुत धीरे चलता है तो वो स्लो मूविंग में आएगा। अब एरोप्लेन के कंपैरिजन में बाइसाइकिल तो स्लो मूविंग में आएगी। इस तरीके से आपको ये क्लासिफाई करना है। नाउ व्हेन वी टेक अबाउट फास्ट और स्लो मोशन वी आर एक्चुअली रिफरिंग टू स्पीड। और जब हम अपने आप बात कर रहे होते हैं फास्ट मोशन हुआ है या स्लो मोशन हुआ है, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी स्पीड के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्पीड टेल अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट और स्लो। द हायर द स्पीड
द फास्टर इज द मोशन एंड वाइस वर्सा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना फास्ट मोशन कहलाएगा और जितनी कम होगी उतना ही स्लो मोशन कहलाएगा। द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स such as train, car and aeroplane is measured in kilometers per hour denoted by kilometer per hour। अब ये कह रहे हैं कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रेन, बस या फिर कार या फिर एयरप्लेन, इनकी जो हम स्पीड मेजर करते हैं वो किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से करते हैं, जिसको km पर h के हिसाब से डिनोट किया जाता है। नाउ देयर इज एन अनदर एक्टिविटी, मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन योर स्कूल प्लेग्राउंड। आपको अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में 100 मीटर का मार्क कर लेना है। नाउ आस्क 4 ऑफ योर फ्रेंड्स टू रन अक्रॉस द डिस्टेंस 1 by 1। अब आपको अपने 4 दोस्तों को बोलना है कि आपने रेस लगानी है, इस डिस्टेंस को कवर करना है एक एक करके। मीजर द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड। अब आपने हर एक दोस्त का टाइम मीजर करो कि हम मतलब प्लेयर नंबर 1 ने कितना टाइम लिया 100 मीटर को कवर करने के लिए, प्लेयर नंबर 2 ने कितना टाइम लिया, उसके अकॉर्डिंग आप बता पाओगे सबसे फास्ट कौन था और सबसे स्लो कौन था। From this activity we can conclude that the person who takes the least time to cover 100 meter has the highest speed, whereas the person who takes the most time has the lowest speed। जिसने सबसे जल्दी कवर कर लिया उसकी स्पीड सबसे तेज थी, सबसे हाईएस्ट थी, और जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगा उसकी स्पीड सबसे कम थी। The distance moved by an object in a given time can be calculated if its speed is known। अगर आपको उसकी स्पीड पता है तो आप उसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, हमारा फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा वो था हमारा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप टाइम को इधर लेके जाओगे तो आप स्पीड के साथ टाइम की मल्टीप्लाई कर दोगे और वो आपका डिस्टेंस बता देगा। देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली आप टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप टाइम को निकालना है, जिस चीज को निकालना होता है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो आप टाइम को इधर ले जाओ और स्पीड को यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इजी। अभी 1-2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसी बेस पे, जैसे कि आगे हम करेंगे स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। A speedometer and odometer are devices installed in vehicles used to measure speed and distance। अब ये दोनों डिवाइस हमारे व्हीकल्स में ऑलरेडी फिट करके आती है, लगा करके दी जाती है। क्यों? स्पीडोमीटर तो मेजर करेगा हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ओडोमीटर मेजर करता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। While the odometer records the distance traveled by the vehicle typically have 2 odometers, one records the total distance traveled and the other can be manually adjusted to track a specific journey। अब 2 तरह के ओडोमीटर्स फिट किए जाते हैं, एक तो आपका टोटल डिस्टेंस बताएगा कि व्हीकल टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है, और एक आप मैनुअली भी उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अगर स्पेसिफिक जर्नी कैलकुलेट करनी है तो। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ह्यूमन, चीता, जाइंट टोर्टोइज, रैबिट एंड स्क्विरल। अब यहाँ पे उनकी स्पीड दी गई है जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर, 112 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इनकी स्पीड मीटर पर सेकंड में करनी है। किलोमीटर्स को अगर हम मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी, आर को अगर हम सेकंड्स में करेंगे तो 60 से। अब आपने वो डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे उनको कैलकुलेट करके बताना है। नाउ कैलकुलेटिंग स्पीड। अब आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो। देखो लेट्स लर्न हाउ टू कैलकुलेट स्पीड विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेन इन मोशन। एक ट्रेन का हम एग्जाम्पल लेंगे जो कि मोशन में है। अब बोला ये गया है कि TGV हमारी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और उसका एक बार टेस्ट किया गया तो उसने 96 किलोमीटर 8 मिनट में कवर किए। क्या स्पीड थी उसकी? देखो डिस्टेंस 96 किलोमीटर हो गया, टाइम आपका 8 मिनट है। जब आप मिनट्स को आर में करोगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं, तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया 8/60 आर। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 96/8/60, वो 60 ऊपर चला जाएगा तो यहां से सोल्व होके आया आपका 720। दैट मीन्स कि उसकी स्पीड कितनी थी? 720 किलोमीटर पर आवर, यानी वो इतनी फास्ट चल रही थी, इसी वजह से वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन है। नाउ कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इफ स्पीड इज गिवन। अगर आपको स्पीड दी हुई है तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन, अगर आपको स्पीड पता है तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? If the Rajdhani Express between Delhi and Mumbai travels at a speed of 100 km per hour, what distance will it cover in 2 hours? राजधानी एक्सप्रेस आपको दे दी, इसकी आपको क्या जर्नी बताई है कि ये दिल्ली से मुंबई जाती है। कितनी स्पीड इसने बोला कि ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड की और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी होती है। नाउ 100 into 2 hours दैट इज 200 किलोमीटर। नाउ कैलकुलेटिंग टाइम। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है
तो क्या आपको एग्जांपल दिया है कि एक ट्रेन है जो कवर करती है 180 किलोमीटर्स और स्पीड उसकी 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम बताओ। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस उसने 180 किया, स्पीड उसकी 60 थी, आप डिवाइड कर दो, यानी उसको टाइम कितना लगा, 3 आवर्स लगे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चल रही है तो 180 किलोमीटर कवर करने में उसको 3 आवर्स लगेंगे। इजी। नाउ मूविंग अहेड, द एसआई यूनिट्स ऑफ टाइम इन सेकेंड्स, अदर यूनिट्स ऑफ टाइम आर इंक्लूडेड एज। देखो हमें पता है कि हम टाइम के SI यूनिट सेकंड को लेके चलते हैं, बट उसकी दूसरी यूनिट्स भी होती है, जैसे कि एक मिलेनियम की मैं बात करूं तो उसका मतलब है कि 10 सेंचुरीज यानी 1000 ईयर्स, 1 सेंचुरी का मतलब है 10 डिकेड्स यानी 100 ईयर्स, 1 डिकेड 10 ईयर, 1 ईयर 365 डेज, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो ये टोटल आपके पास एक टेबल दी गई है, अगर आपको कहीं पे भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो आप कन्वर्जन इजीली कर सकते हो। नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप फिक्स डिस्टेंस को फिक्स टाइम इंटरवल में कवर कर रहे हो तो वो आपका यूनिफॉर्म कहलाएगा, यानी आपकी उसमें स्पीड बनी हुई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आपका डिस्टेंस अनइवन हिसाब से कवर हो रहा है, आपकी स्पीड बढ़ और घट रही है, तो आप वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे कि इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट इट्स जर्नी, यानी वो अपनी जर्नी में कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे, ये बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा। अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई मूव्स एट अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब कोई बर्ड भी अगर आसमान में उड़ रही है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे उड़ती है। एक कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर में कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, बट दिस डजंट मीन्स इट हैज बीन मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 किलोमीटर पर मिनट। अगर हमें ये बोला गया है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो हो सकता है कि उसने एक आवर में 60 किलोमीटर कवर किए हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर मिनट में उतना इक्वल डिस्टेंस कवर करके चल रही थी। एट दिस टाइम इट मे मूव फास्टर एंड अदर टाइम्स इट मे मूव स्लोअर, कभी तो ये तेज भी चल सकती है और कभी ये स्लो भी चल सकती है। देयरफॉर इन मोस्ट केसेस वी रिफर टू स्पीड एज ए एवरेज स्पीड, इसलिए हम हमेशा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पसंद करते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. The earth which moves around the sun is said to be in uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance in equal interval of time. For example, a vehicle covers a distance of 5 km in first hour, 15 km in second hour and 10 km in third hour. The motion of the vehicle is said to be non-uniform. इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारी अर्थ है, उसको हमेशा जो एक राउंड सन के अराउंड कंप्लीट होगा, 1 राउंड, दैट विल बी इन 365 डेज, तो वो फिक्स है, वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम में या इक्वल टाइम में, तो वो भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे कि एक गाड़ी ने पहले एक आवर में तो 5 किलोमीटर कवर किए, दूसरे में 15 कर लिए, तीसरे में 10 किए, तो कोई फिक्स नहीं है, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बस दैट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 6 आवर्स। आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला टाइम टेकन कैलकुलेट करना है हमें, ये गाड़ी ने लिया है, डिस्टेंस आपको 550 किलोमीटर दी है और एवरेज स्पीड दे दी है। स्पीड है, डिस्टेंस है, आपको टाइम निकालना है, आप आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। Now SI unit of time, the standard unit of time used in the international system of units is second। अगर हम देखें जो SI यूनिट यूज की जाती है टाइम की, वो सेकंड यूज की जाती है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग सेकंड्स टुगेदर। अब अगर सेकंड्स को एक साथ आप ग्रुप करते चले जाओगे तो आपकी बड़ी यूनिट्स भी आ जाएगी, जैसे कि मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अ क्लॉक और वॉच मेजर्स टाइम्स इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। अब कोई क्लॉक या वॉच कैसे टाइम मेजर करती है? वो सेकंड में भी बताती है, वो मिनट्स में भी बताती है, वो आवर्स में भी बताती है। इन साइंटिफिक स्टडीज हाउएवर time is always expressed in seconds. Very small unit of time such as milliseconds और microseconds are also used in advanced experiments। वैसे साइंटिफिक रिसर्चेज में, एक्सपेरिमेंट्स में तो हम टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज करेंगे? सेकंड। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां हमें मिली सेकेंड्स या फिर माइक्रो सेकेंड्स भी यूज करना पड़ सकता है। अब मिली सेकेंड का मतलब है 10⁻³ एंड माइक्रो सेकेंड्स मतलब 10⁻�6। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। और जब कभी भी आप आंसर लिख रहे होते हैं, लाइक आपको लिखना है 60 सेकेंड, तो आपको नंबर और यूनिट के बीच में थोड़ा गैप देना है और इस तरीके से आप मेंशन करोगे। जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है 3600 एंड सेकेंड्स, तो इन्होंने ऐसे नहीं लिखा,
कि वो एकदम से साथ में करके लिख दिया, उन्होंने थोड़ा गैप दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी SI यूनिट को ऐड किया। डोंट यूज इनकरेक्ट एब्रीविएशंस लाइक सेक फॉर द सेकेंड्स और आवर्स फॉर द आवर्स। आपको कभी भी गलत एब्रीविएशन यूज नहीं करना, लाइक आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कहीं पे भी, ये गलत माना जाएगा। आप या तो लिखोगे 36 सेकेंड या फिर 36 आवर्स H ओनली, आप इस तरीके से आवर्स या फिर इस तरीके से सेकेंड्स कभी मेंशन नहीं करोगे। डन। नाउ मूविंग अहेड, एक्टिविटी 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल यू मेजर इन ईयर्स, मंथ्स, वीक्स और डेज। आपको बताना है कि जो ये एक्टिविटीज दी गई है इनमें से आप मंथ्स के हिसाब से कौन सी कैलकुलेट करोगे, ईयर्स में क्या कैलकुलेट करोगे, वीक्स में क्या करोगे और डेज में क्या करोगे। जैसे कि योर स्कूल्स फर्स्ट टर्म, स्कूल के फर्स्ट टर्म कब होते हैं भाई, मंथ्स के अकॉर्डिंग होता है, 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। चेंज ऑफ अ बड इनटू फ्लावर, अगर एक फ्लावर का एक बड है पेड़ पे, वो फ्लावर में कब कन्वर्ट होगी, वो दिन के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, तो ये आपने कर लेना है। नाउ सिंपल पेंडुलम, वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम कीपिंग डिवाइस रिलाइड ऑन द रेगुलर मोशन ऑफ अ पेंडुलम। जो सबसे पहले उन लोगों ने टाइम मेजर करने की डिवाइस बनाई थी वो किस पे रिलाई करती थी, मोशन ऑफ पेंडुलम पे। पेंडुलम क्या है, अ पेंडुलम इज मेड ऑफ स्मॉल मास often a stone or metallic ball known as the bob, which hangs freely from a fixed support by a string or thread. When displaced slightly and released, the bob swings back and forth under the influence of gravity. एक धागे या स्ट्रिंग की वजह से हेल्प से हमने एक मास यहाँ पे लटका रखा है, वो मेटेलिक बॉल भी हो सकती है, स्टोन भी हो सकता है। जब आप उसको ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो वो स्विंग होना स्टार्ट करेगा बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। तो जब वो यहाँ, मान लो आपने ए पोजीशन से उसको मूव कराना शुरू किया, वो बी तक जाएगा, वो सी तक जाएगा, फिर वो वापस ए तक आएगा। तो ए से ए तक की जो जर्नी है वो हमारा ऑसिलेशन है, और जो इसको ट्रेवल करने में टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। और वो किस इन्फ्लुएंस में करता है, ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे ऐसे मूव करता है, क्योंकि मास हमारा नीचे की तरफ लटका हुआ है, उस पर ग्रेविटी काम करेगी। इफ द बॉब स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ए, मूव्स टू बी एंड सी एंड देन रिटर्न्स टू ए, it is said to have completed one oscillation. The time required for pendulum to complete one oscillation is called its time period, usually measured in seconds. और हम टाइम पीरियड को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। From repeated observation, scientists concluded, और उन्होंने अपनी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉब इज पुल्ड प्रोवाइडेड द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। उन्होंने कहा क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, वो ए से चल के वापस ए पे ही आ पा रहा है, तो वो कितना भी डिस्टेंस कवर करे उससे हमारा टाइम इफेक्ट नहीं होगा। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब इफ द मास वेट इज विद इन अ रीजनेबल लिमिट। अगर आपने जो मास उस पर लटका रखा है, स्टोन या फिर मेटालिक बॉल, अगर वो रीजनेबल वेट की है, लिमिटेड में उसका मास है, तो मास भी हमारे टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम डिटरमाइन इट्स टाइम पीरियड। हाँ, आपकी जो पेंडुलम की लेंथ है, स्ट्रिंग की या रॉप की, वो डिसाइड करेगी कि आपका टाइम क्या होगा। जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, जितनी छोटी स्ट्रिंग होगी उतना वो कम टाइम लेगा। इस हिसाब से अगर आपकी एक पेंडुलम की लेंथ बिल्कुल फिक्स्ड है तो उसका टाइम भी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। दिस रिमार्केबल प्रॉपर्टी अलाउड साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट एक्यूरेट क्लॉक, और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके उन्होंने बाद में एक्यूरेट क्लॉक्स बनानी शुरू करी, बहुत सारे तरीके यूज किए, उसी की वजह से वो क्लॉक्स में एक्यूरेसी अटेन कर पाए हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग, आपको ये चीजें मैच करनी है, जैसे कि सेंट क्लॉक किससे आप मैच करोगे, आवर ग्लास से। नाउ स्पीड मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, एंड सनडाइल शैडो के हेल्प से काम करती है। इजी। नाउ मूविंग अहेड, देयर इज एन एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्स्टेंसी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। यहाँ पे आपको एक पेंडुलम क्रिएट कर लेना है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, स्मॉल स्टोन चाहिए, एक डोरियन नॉब चाहिए, हैंडल जिसको हम बोलेंगे, एंड अ स्टॉप वॉच। आपने धागे में नीचे वेट को लटका लेना है, दूसरा उसका आपको हैंडल से कनेक्ट कर देना है, और आपको वही मोशन उसमें कराना है। जहां से आपने स्टार्ट किया था वो जब वापस आ जाएगा तो वो आपको टाइम पीरियड नोट करके रखना है। अब आपने ऐसे ही एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट किया, आप लगभग 10 का करो, और 10 ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को आप 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको फिक्स टाइम पीरियड मिल जाएगा पेंडुलम का। दिस इज व्हाट अ एक्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ टाइम पीरियड। नाउ all clocks, whether ancient or modern, works on the principle of a regular and repeating motion that divides the time into equal intervals. कि जो भी हमारी सारी क्लॉक्स है, पहली या आज की, वो एक प्रिंसिपल पे काम करती है। वो क्या है
कि रेगुलर और रिपीटिंग मोशन होगा जिसको हम इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन वेरी प्रिसाइज वाइब्रेशन, और जो आजकल की मॉडर्न क्लॉक्स है वो और भी ज्यादा प्रिसाइज यानी एक्यूरेट वाइब्रेशंस पे काम करती हैं। जैसे कि क्वार्ट्ज क्लॉक जो है यूज द स्टडी वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स टू कीप टाइम। जो क्वार्क क्रिस्टल्स होते हैं ना उनके वाइब्रेशंस पे वो काम करती है। डिजिटल क्लॉक्स भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। The first pendulum clock designed by Christian Huygens were so accurate that they gained or lost only about 10 seconds in a day. With further progress, even more precise devices were developed. और जो हाइजिन ने सबसे पहली क्लॉक बनाई थी पेंडुलम क्लॉक, वो इतनी एक्यूरेट थी कि पूरे दिन भर में उनको जो लॉस या गेन हो रहा था वो बस 10 सेकंड्स का हो रहा था, यानी उनका टाइम बस 10 सेकंड्स से या तो आगे जा रहा था या पीछे आ रहा था। और अब इतनी ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ें वो बना चुके हैं कि अब तो बिल्कुल भी लॉस होता ही नहीं है, होता भी है तो वो इतना है कि जैसे कि टुडेज एटॉमिक क्लॉक्स आर मोस्ट एक्यूरेट। आजकल एटॉमिक क्लॉक्स यूज की जाती है जो एटम्स की वाइब्रेशन पे काम करती है, और वो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज है कि अगर उन्हें लॉस या गेन करना भी है तो वो फ्रैक्शंस में होगा, वो भी एक सेकंड का, यानी एक सेकंड का फ्रैक्शन आप समझते हो पूरे दिन में हमारी एक मिनट में 60 सेकंड्स और एक घंटे में 3600 सेकंड्स होती हैं। तो आप सोचो पूरे दिन में कितनी होती होंगी, उसमें से भी अगर उसका एक फ्रैक्शन आपका गेन या लॉस में जा रहा है तो वो कितनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको दे रहा है। साइंटिस्ट आर स्टिल एक्सप्लोरिंग वेज टू क्रिएट डिवाइस दैट कैन मेजर टाइम इवन मोर एक्यूरेटली, और साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं कि वो इतना एक्यूरेट कर दे कि वो मिली सेकेंड्स का भी गैप उसमें ना आए। Now distance time graph. The motion of objects can also be represented graphically by plotting time on the x-axis and distance along the y-axis. हम distance time graph भी बना सकते हैं, हम distance को y-axis पे ले ले और time को x-axis पे ले ले। कैसे? The shape of the graph indicates the type of motion executed by the object. और जो आपका मोशन की लाइन बनेगी ना वो आपको बताएगी कि आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। The first one is a weight hung from a stationary point so that it can swing freely back and forth is called a, क्या बोलते हैं हम पेंडुलम में उस वेट को? bob. Now a pendulum begins to dash when pushed, begins to swing. वो swing करना शुरू कर देता है। Now the third one, and dash records the distance traveled by the vehicle. Distance कौन रिकॉर्ड करता है? odometer. The SI unit of time is second. Done. Now moving ahead. If we plot a graph of distance versus time for uniform motion using the data mentioned above, we will get a straight line. अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करोगे तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और नॉन यूनिफॉर्म में करोगे तो आपको ऐसे कर्व लाइन मिलेगी। आपको ऐसे ही एक ग्राफ बना लेना है। देयर इज एन एक्टिविटी, क्या चाहिए? सिर्फ ग्राफ पेपर चाहिए और पेंसिल चाहिए। आपको कुछ रिकॉर्ड्स रखना होगा अपने पास, जैसे कि आपको स्पीड लेके चलनी है किसी बॉडी की 10 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस किया, 2 सेकंड में कितना किया, उसके हिसाब से आपको वो प्लॉट्स मार्क कर लेने और फिर आपको लाइन ज्वाइन कर देनी है। नाउ नो योर साइंटिस्ट। गैलीलियो गैलीली, जिनका जन्म 1564 में हुआ और उनका जीवन काल रहा 1642 तक, एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनको आज के टाइम में फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी बोला जाता है। ही मेड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने 3 फील्ड्स में अपनी बहुत अच्छी डिस्कवरीज हमें दी। गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द मून्स ऑफ जुपिटर थ्रू अ टेलीस्कोप। गैलीलियो वो पहले इंसान थे जिन्होंने जुपिटर के मून्स को टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया था, विच सपोर्टेड द आइडिया दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और उन्हीं से आइडिया उनको मिला था कि अर्थ भी सन के अराउंड मोशन करती है। He also studied the motion of falling bodies and discovered that all objects, regardless of their mass, falls at same rate in the absence of air resistance. और उन्होंने ये बताया था कि अगर हम उनके मास को हटा दें किसी भी बॉडी के और एयर रेजिस्टेंस ना हो तो सारी बॉडी सेम रेट पे नीचे आएंगी, फॉल करेंगी। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज हिज स्टडी ऑफ पेंडुलम, और उनकी एक बहुत फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? उन्होंने जब इस पेंडुलम के बारे में पढ़ाई की, गैलीलियो नोटिस दैट द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन स्विंग रिमेन्स नियरली द सेम नो मैटर हाउ वाइड द स्विंग इज। और ये उन्होंने बताया कि जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए पेंडुलम टाइम पीरियड लेता है ना, वो सेम है, चाहे आपकी स्विंग इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी ज्यादा हो, वो डिस्टेंस पे मैटर ही नहीं करती। दिस ऑब्जर्वेशन लेटर बिगन द बेसिक ऑफ मेकिंग मोर एक्यूरेट क्लॉक्स, और इसी चीज को यूज करके आगे साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा एक्यूरेट क्लॉक्स बनाई। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको गिवन है, जो आपने थ्रू आउट द चैप्टर पढ़े, जैसे कि टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम,
यूनिफॉर्म मोशन, मिलेनियम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट। ये पूरे चैप्टर का जस्ट है कि आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, तो हम उसको जल्दी से सम अप कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस मेजर टाइम यूजिंग नेचुरल इवेंट्स लाइक सनराइज, सनसेट एंड मून फेज। Simple devices such as sundials, water clocks, sand clocks and candle clocks were used to measure time. The Samrat Yantra at Jantar Mantar in Jaipur is famous giant sundial. Pendulum clocks were the first reliable time-keeping devices. The time period of a pendulum is the time for one complete swing. The pendulum's time period depends on its length but not on the mass of bob. SI unit of time is seconds and minutes and hours are largest unit. The pendulum's time period depends on its length but not on the mass of bob. The SI unit of time is second and minutes and hours and larger units. Modern quartz and atomic clocks measure time with very high accuracy. Speed is the distance traveled in unit time and distance, speed and time are related by formulas. Uniform motion cover equal interval and equal times while non-uniform motion does not and graph helps to show this. Now there is an exercise जो आपने चैप्टर में अब तक पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे और यहाँ आंसर्स देंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द डिवाइस डिजाइन टू टेल टाइम यूजिंग द मूवमेंट ऑफ शेडो। मूवमेंट ऑफ शेडो को यूज करके हम कौन सी डिवाइस से पता करते हैं, वो भी सनलाइट की हेल्प से, दैट इज सनडाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। What is one complete movement of a pendulum called? एक पेंडुलम की कंप्लीट मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। 1 century is equals to 100 years and the SI unit of speed is meter per second. Now fill in the blanks. The standard unit of time is seconds. टाइम को हम किस में मेजर करते हैं बेटा, सेकेंड्स में। A pendulum begins to dash when pushed. It begins to swing. Dash and dash are devices fitted on vehicles used to measure speed and distance. Speed और distance के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। The dash was designed based on the principle of shadow formation due to sunlight. सनडाइल, सनलाइट से हमारी जो शेडो बनती है कौन सी क्लॉक थी, दैट इज सनडाइल। स्पीड टेल्स अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज फास्ट और स्लो। स्पीड से हमें पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है या फिर स्लो है। डन, ओके। नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर एक्सरसाइज दैट इज ट्रू फॉल्स। नेम द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज जनरली अ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अ रोड ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। False. The SI unit of speed in is kilometer per hour. No. False. A line graph is created by plotting a series of data points and connecting them to form a line. True. A century is very large unit of time. True. The earth moves around the sun in a uniform motion. True. Now name the following. मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में किया जा रहा है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, स्पीड। डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, ओडोमीटर। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ 1000 ईयर दैट इज मिलेनियम। नाउ क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेन ऑसिलेशन एंड टाइम पीरियड। एक पेंडुलम का आपको ऑसिलेशन और टाइम पीरियड एक्सप्लेन करना है, स्पीड को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सनडाइल, सनडाइल से हमें क्या फायदा होता था वो बताना है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बॉडीज ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। आपको दोनों मोशन का एक एग्जाम्पल देना है, यूनिफॉर्म का भी एंड नॉन यूनिफॉर्म का भी। नेम 2 डिवाइसेस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम टू मेजर टाइम। पहले के टाइम में कौन से 2 डिवाइस टाइम को मेजर करने के लिए यूज किए जाते थे, उनके नाम लिखने हैं। इजी। नाउ मूविंग अहेड।
देयर आर अनदर क्वेश्चंस, आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है, इजीली आप कर लोगे। आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं, उनके यूज बता सकते हो आप। हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेरी विद लेंथ ऑफ पेंडुलम, आपको ये बताना है कि अगर पेंडुलम के स्ट्रिंग की आप लेंथ को छोटा या बड़ा करोगे तो उसके टाइम पे क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट वन में बोला है कि आप इतनी सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो अगर आपको सेकंड्स को मिनट्स में करना है तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे 24 आवर्स दिए गए हैं, उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले 60 में से मल्टीप्लाई करो, मिनट्स आएगा, फिर उसको 60 से अगेन मल्टीप्लाई करो तो सेकंड्स आएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड्स, उन्होंने स्पीड दे दी, डिस्टेंस दे दिया, और यहाँ पे बोला है कि इसको आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, आप कर सकते हो। सुधा स्कूल बस ट्रेवल एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड सुशांत स्कूल बस एट इतना, तो आपसे बोला है कि सुधा की बस इतना स्पीड से चलती है और सुशांत की इतने स्पीड से, तो किसकी फास्ट चल रही है। ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप दोनों को कंपेयर करना, आपको पता चल जाएगा किसकी स्पीड ज्यादा है। रॉकेट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 15,000 मीटर पर सेकंड, इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।